नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में केंद्रीय बजट 2022-23 और उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 के महत्वपूर्ण आंकड़े जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं, उनको विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं केंद्रीय बजट 2022-23 से। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि केंद्रीय बजट 2022-23 कब और किसके द्वारा पेश किया गया, तो याद रखिएगा 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो आपका सीधा जवाब होगा 9.2% भारत का आर्थिक विकास दर इस चालू वित्त वर्ष में रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पीएम गतिशक्ति को बढ़ावा देने वाले कितने कारक पे चर्चा हुई। यहां पर पीएम गतिशक्ति के कारकों पर चर्चा करने से पहले मैं पीएम गतिशक्ति के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर कर दूं तो आपको समझने के स्तर पर आसानी होगी। याद रखिएगा, इस बार जो 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया गया, इसमें बजट की 4 प्राथमिकताएं वित्त मंत्री ने बताई। उसमें जो सबसे पहली प्राथमिकता थी वो थी पीएम गतिशक्ति, दूसरी प्राथमिकता थी समावेशी विकास, तीसरी प्राथमिकता थी उत्पादकता में वृद्धि और निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन, जलवायु कार्य योजना और चौथी प्राथमिकता थी निवेश का वित्त पोषण। इन 4 प्राथमिकताओं पर केंद्रीय बजट 2022-23 प्रस्तुत किया गया और उन 4 प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता पर अब चर्चा करने जा रहे हैं, पीएम गतिशक्ति। अब देखिए, पीएम गतिशक्ति के अंतर्गत जो 7 महत्वपूर्ण कारक हैं उसमें है सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। ये 7 जो महत्वपूर्ण कारक हैं ये पीएम गतिशक्ति के अंतर्गत आते हैं। इनको आपको याद रखना होगा और ये सभी मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि 2022-23 में कितने स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए पीपीपी प्रारूप के जरिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, तो आपका सही जवाब क्या होगा? 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए पीपीपी प्रारूप पर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अगला प्रश्न है, पूछा जाएगा कि स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के लिए किस संकल्पना को रखा गया, तो याद रखिएगा एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना स्थानीय व्यापार और आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए रखा गया। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 2022-23 में देशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच के तहत कितने किलोमीटर रेल मार्ग नेटवर्क में जोड़ा जाएगा, तो आपका सही जवाब होगा 2000 किलोमीटर। यदि मैं इस प्रश्न को और सिंप्लीफाई कर दूं तो आपसे पूछा जाएगा कि 2022-23 के बजट में कवच प्रौद्योगिकी के तहत कितने किलोमीटर रेल नेटवर्क में जोड़ा जाएगा, तो याद रखिएगा 2000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि अगले 3 वर्ष के दौरान कितने उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ी का निर्माण होगा, तो आपका सही जवाब होगा अगले 3 वर्षों के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ी का निर्माण होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हर घर नल से जल के तहत 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए, तो आपका सीधा जवाब होगा 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवार को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। और ये किस योजना के तहत? हर घर नल से जल के तहत। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि वर्ष 2022 में 100% 1.5 लाख डाकघरों को मुख्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जाएगा। याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर कितने टीवी चैनलों तक पहुंचाया जाएगा, तो याद रखिएगा 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक पहुंचाया जाएगा। और किसके तहत? पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम के तहत। क्लियर है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि संशोधित अनुमान 2021-22 में राजकोषीय घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया है, तो याद रखिएगा संशोधित अनुमान 2021-22 में राजकोषीय घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 6.9% हो गया है। जिन लोगों ने कल की क्लास को कवर किया है वो राजकोषीय घाटा को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और जिन लोगों ने अभी तक उसको कवर नहीं किया है वो उसको जरूर कवर कर लें। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बजट अनुमान 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा, बजट
2022-23 के अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि संशोधित अनुमान 2021-22 में राजस्व घाटा घटकर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया है? तब आपका जवाब होगा 4.7%। अगला है, बजट अनुमान 2022-23 में राजस्व घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा बजट अनुमान 2022-23 में राजस्व घाटा जीडीपी का 3.8% रहने का अनुमान है। अगला पूछ रहा है कि संशोधित अनुमान 2021-22 में प्राथमिक घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत हो गया है? तो याद रखिएगा 3.3% हो गया है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि बजट अनुमान 2022-23 में प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा 2.8% रहने का अनुमान है बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा जीडीपी का। क्लियर है? अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश बजट 2022-23। आज की क्लास में केंद्रीय बजट 2022-23 के उन महत्वपूर्ण तथ्यों को रखा गया है जो परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको केंद्रीय बजट 2022-23 कंप्लीट पढ़ना है तो उसके लिए ऑनलाइन स्टडी ग्रुप के द्वारा पूर्व में ही क्लास दी जा चुकी है। जिन लोगों ने अभी तक उसको कवर नहीं किया है और संपूर्ण बजट कवर करना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर कवर कर लें। एक बात और यहां पर केंद्रीय बजट के बारे में आपको ध्यान में रखना होगा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने आगामी 25 वर्ष में जो बजट में जो काल बताया उसको कहा अमृत काल। याद रखिएगा, यानी वित्त मंत्री ने जो आगामी 25 वर्ष है उसे अमृत काल नाम दिया है। एक बात और याद रखिएगा कि ये जो स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद जो आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है उसे अमृत महोत्सव 2022 नाम दिया गया है। और जो भारत में भारत @75 था, अब वो भारत @100 की संकल्पना इस बजट में दी गई है। और इस अमृत काल का जो दृष्टिकोण है वो बजट में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश बजट 2022-23। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो आपका जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया गया। और यदि पूछा जाएगा कि यह बजट कितने करोड़ रुपए का था, तब आपका जवाब होगा कि 2022-23 में जो उत्तर प्रदेश का बजट था वो 6,15,518.98 करोड़ रुपए का था। याद रखिएगा, यह अमाउंट परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 6,15,518.98 करोड़ रुपए का बजट 2022-23 में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और इस प्रकार अब तक का यह सबसे बड़ा बजट है। आगे देखिए, पूछा जा रहा है कि बजट में कितने करोड़ रुपए की नई योजनाओं को सम्मिलित किया गया? तो याद रखिएगा 39,181.10 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं बजट 2022-23 में सम्मिलित की गई। अगला है, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 में कुल प्राप्तियां कितने करोड़ रुपए का होने का अनुमान है? तो आपका जवाब क्या होगा? 5,90,951.71 करोड़ रुपए कुल प्राप्तियां होने का अनुमान है। कितना? 5,90,951.71 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि कुल प्राप्तियों में कितने करोड़ रुपए राजस्व से प्राप्त होंगे? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 4,99,212.71 करोड़ रुपए राजस्व से प्राप्त होंगे कुल प्राप्तियों में से। यानी अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई कर दूं तो अभी आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा कि 2022-23 में जो कुल प्राप्तियां हैं वो 5,90,951.71 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इसमें से जो राजस्व से प्राप्ति होगी वो 4,99,212.71 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। और इसमें पूंजीगत प्राप्ति कितनी होगी? तो याद रखिएगा 91,739 करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्तियां होंगी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो राजस्व प्राप्ति है, जो अभी आपने आंकड़ा दिया, इसमें कर राजस्व का अंश कितने करोड़ रुपए का है? तो याद रखिएगा 3,67,153.76 करोड़ रुपए जो राजस्व प्राप्ति है उसमें कर राजस्व का अंश है। और इसमें स्वयं का कर राजस्व 2,20,655 करोड़ रुपए
और केंद्रीय करों में जो राज्य का अंश है वो 1,46,498.76 करोड़ रुपए सम्मिलित है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में जो फैक्ट्स आधारित प्रश्न हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन फैक्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप राजस्व प्राप्ति में बहुत अंदर नहीं जाना चाहते हैं तो आपको कम से कम कुल राजस्व प्राप्ति, कुल पूंजीगत प्राप्ति, कुल प्राप्तियां, ये बिल्कुल क्लियर कट मालूम होना चाहिए। केंद्रीय करों में जो राज्य का अंश है वो अमाउंट आपको याद होना चाहिए, ये अमाउंट कम से कम आपको याद होना चाहिए। अगला देखिए, यदि पूछा जाए कि 2022-23 के बजट में कुल व्यय कितना होने का अनुमान है तो याद रखिएगा 6,15,518.98 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। यानी कुल व्यय कितना होगा? 6,15,518.98 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ये जो कुल व्यय है इसमें राजस्व लेख का व्यय कितना है, तब आपका जवाब होगा 4,56,089.06 करोड़ रुपए। और यदि पूछा जाए कि पूंजी लेख का व्यय कितना है, तब आपका जवाब होगा 1,59,429.92 करोड़ रुपए पूंजी लेख का व्यय होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात जो घाटा अनुमानित है वो कितना है, तो याद रखिएगा 24,567.26 करोड़ रुपए घाटा अनुमानित है यदि समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाया जाए तो। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि लोक लेख से कितने करोड़ रुपए शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित है, तो याद रखिएगा 6,000 करोड़ रुपए लोक लेख से शुद्ध प्राप्तियां होने का अनुमान है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि समस्त लेन देन का जो शुद्ध परिणाम है वो कितने करोड़ रुपए ऋणात्मक रहने का अनुमान है, तो आपका सही जवाब होगा 18,567.26 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि राजस्व बचत कितने करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, तो आपका सही जवाब होगा 43,123.65 करोड़ रुपए राजस्व बचत रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजकोषीय घाटा कितने करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, तो याद रखिएगा 81,177.97 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जो कि वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है? 3.96% है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की कितने करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश बन गया है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की 1.67 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देकर उत्तर प्रदेश देश का पहला प्रदेश बन गया। और यह किस योजना के अंतर्गत, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की जाएगी, तो आपका सही जवाब क्या होगा? लखनऊ में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यह दूसरा प्रश्न बन सकता है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना के लिए कितना धन आवंटित किया गया, तो याद रखिएगा 100,45,00,000 रुपए की व्यवस्था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के लिए प्रस्तावित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कितनी महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जा रहा है और कहां कहां पर, तो आपका जवाब क्या होगा? 3 महिला पीएसी बटालियन लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं का गठन किया जा रहा है। और उद्देश्य क्या है? महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अगला, इन स्थानों को याद रखेंगे, लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए कितने धन का व्यवस्था किया गया, तो याद रखिएगा 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए की गई है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कितने रुपए का प्रस्ताव है, तो याद रखिएगा 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए की गई है। अगला है, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए के धन का प्रस्ताव है, तो याद रखिएगा 113 करोड़ 52 लाख रुपए की व्यवस्था गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्तावित है। यहां पर देखिए एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, यह पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की जा रही है, तब आपका जवाब होगा गोरखपुर में। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए कितने करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है, तो याद रखिएगा
1,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन नगरी हेतु कितने धन को प्रस्तावित किया गया है? तो याद रखिएगा 1,353 करोड़ 93 लाख रुपए स्वच्छ भारत मिशन नगरी हेतु बजट में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है? तो याद रखिएगा 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के लिए किया गया है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए उत्तर प्रदेश पूरे देश में किस स्थान पर आ गया है? तो याद रखिएगा दूसरे स्थान पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश आ गया है। अगला प्रश्न, आगे यहां पर एक चार्ट दिया गया है उत्तर प्रदेश बजट सार के तहत। इसमें देखिए किन किन आंकड़ों को आपको याद रखना होगा। इसमें जो सबसे पहला आंकड़ा है वो है राजस्व लेख की प्राप्ति। इसमें जो 2020-21 की जो वास्तविक आंकड़ा है वो कितना है? तो याद रखिएगा 2,96,176.33 करोड़ रुपए। और यदि बात की जाए 2021-22 के बजट अनुमान में जो राजस्व लेख से प्राप्ति का अनुमान था, तो आपका सही जवाब क्या होगा? 4,18,340.44 करोड़ रुपए। और यदि बात की जाए 2021-22 के संशोधित अनुमान की, तो याद रखिएगा 3,78,731.40 करोड़ रुपए ये राजस्व लेख से प्राप्ति का अनुमान है, संशोधित अनुमान 2021-22 के लिए। और यदि 2022-23 का जो बजट है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, इस बजट में जो राजस्व लेख से प्राप्ति का अनुमान है वो कितना है? तो वो है 4,99,212.71। इतनी बात आपको यहां पर याद रखनी होगी। अब देखिए दूसरा फैक्ट आपको क्या याद रखना होगा कि अभी आपने देखा राजस्व लेख से प्राप्ति, दूसरा है पूंजी लेख से प्राप्ति। पूंजी लेख से प्राप्ति यदि 2020-21 के वास्तविक आंकड़े को देखें तो 87,993.60 है। यदि 2021-22 के बजट अनुमान को देखें तो 87,841.40 है। और यदि पूंजी लेख से प्राप्ति के लिए 2021-22 के संशोधित अनुमान को देखें तो 91,286.40 है। और 2022-23 के बजट अनुमान में जो पूंजी लेख से प्राप्ति का अनुमान है वो है 91,739 करोड़ रुपए। अगला जो फैक्ट आपको याद रखना है वो है कुल प्राप्तियां। कुल प्राप्तियों में क्या हो जाएगा? कुल प्राप्तियों के अंतर्गत राजस्व लेख से प्राप्ति और पूंजी लेख से प्राप्ति, इन दोनों आंकड़ों को जब आप जोड़ देंगे तो आपका फैक्ट आएगा कुल प्राप्ति का। कुल प्राप्ति में यदि हम बात करें 2020-21 के वास्तविक आंकड़े की, तो वो अमाउंट क्या है? 3,84,169.93 करोड़ रुपए। यदि बात की जाए 2021-22 के बजट अनुमान की, तो उसमें कुल प्राप्तियां अमाउंट है 5,06,181.84 करोड़ रुपए। यदि बात की जाए कुल प्राप्तियों में 2021-22 के संशोधित अनुमान की, तो इसमें जो कुल प्राप्तियों का अनुमान है संशोधित अनुमान 2021-22 में वो है 4,70,017.80। और यदि 2022-23 के बजट अनुमान को देखेंगे तो ये अमाउंट है 5,90,951.71 करोड़ रुपए। क्लियर है? अब देखिए इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो है कुल व्यय का। जो कुल व्यय में आप आंकड़ा याद रखिए, वो दो आंकड़े आप याद रखिए तो आपका काम चल जाएगा। कुल व्यय में आपको 2021-22 का संशोधित अनुमान याद रखना होगा और 2022-23 का जो बजट अनुमान है, इन दो अनुमान को आप कुल व्यय के अंतर्गत याद रखेंगे। इसमें जो 2021-22 का संशोधित अनुमान है वो है 4,84,542.02 करोड़ रुपए। और यदि बात की जाए 2022-23 के बजट अनुमान की, तो इसमें अनुमान क्या है? कुल व्यय का 6,15,518.98 करोड़ रुपए का। यदि हम बात करें राजस्व बचत की, तो राजस्व बचत के अंतर्गत भी आपको दो अनुमान याद रखना है। 2021-22 का संशोधित अनुमान वो है 22,107.19 करोड़ रुपए। और यदि बात की जाए 2022-23 के बजट अनुमान की, इसमें जो राजस्व बचत है वो है 43,123.65 करोड़ रुपए की। यदि हम बात करें राजकोषीय घाटा की, तो राजकोषीय घाटा के अंतर्गत जो 2021-22 का जो संशोधित अनुमान है वो है 74,745.63 करोड़ रुपए।
और यदि बात करें 2022-23 के बजट अनुमान में राजकोषीय घाटे की, तो वो अमाउंट है 81,177.98 करोड़ रुपए। अगला है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा आपने कल की क्लास में पढ़ा है, कैसे निकलता है? जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी का अमाउंट माइनस कर देंगे तो प्राथमिक घाटा पता चलता है। और प्राथमिक घाटे के अंतर्गत भी आपको दो फैक्ट कम से कम याद रखने होंगे। एक 2021-22 का संशोधित अनुमान जो कि 32,241.38 करोड़ रुपए है प्राथमिक घाटा, और 2022-23 के बजट में जो अनुमान किया गया है प्राथमिक घाटे का वो है 35,190.52 करोड़ रुपए का। इस प्रकार आपने केंद्रीय बजट 2022-23 और उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 के वो महत्वपूर्ण आंकड़े जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उसको आपने यहां पर कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।